अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, झूठी कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में बताया गया कि नगर में एक मजेदार कहानीकार रहता है। वो कहानियों का ऐसा ताज बांधता है कि सुबह से शाम हो जाती है और उसकी कहानियों का अंत नहीं होता। बस राजा ने उस कहानीकार को बुलवाया और कहा, हमने सुना है कि तुम देश के सबसे बड़े कहानीकार हो। क्या कारण है कि इससे पहले हमने तुम्हारा नाम नहीं सुना? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपनी बड़ाई करने का शौक नहीं। मैं चाय घरों में अपने मित्रों का दिल बहलाने के लिए कहानियां सुनाता हूं। राजा ने कहा, लोग कहते हैं कि तुम नाना प्रकार की कहानियां सुनाया करते हो और वे कभी खत्म नहीं होती। पहले तुम कुछ खा पी लो, इसके बाद तुमसे कोई कहानी सुनेंगे। खाना खिलाने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, अगर हम तुमसे कोई ऐसी कहानी सुनना चाहे जो सुबह तक खत्म हो और उसकी हर बात सच्ची हो, तो शायद तुम वो कहानी सुना सकोगे, पर हम समझते हैं कि तुम्हारी योग्यता की सही परख नहीं होगी। हम जो तुमसे ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो बहुत लंबी ना हो और जिसकी हर बात झूठी हो। अगर हमें जरा भी संदेह हुआ तो हम तुम्हें अपना गुलाम बना देंगे। कहानीकार ने पहले तो सोचा, फिर कहानी सुनानी शुरू की। हे महाराज, तब मैं 8 वर्ष का था जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। मेरे दादा ने उनको मेरी गोद में डाल दिया और कहा कि मैं उन्हें रोने न दूं, लेकिन वो रोने लगे। मैंने भरसक कोशिश की पर वो चुप नहीं हुए। तब मैं उन्हें लेकर बाजार चला गया। वहां जाकर वे चुप हो गए। अभी हम बाजार में ही थे कि उन्होंने अंडे खरीदने की फरमाइश की। अंडा खरीदकर उन्हें दिया ही था कि अंडे में से एक बड़ा चूजा निकल पड़ा। हम दोनों चलते चलते थक गए, इसलिए उस पर सवार होकर घर चल दिए। घर पहुंचते पहुंचते वो चूजा इतना बड़ा हो गया कि बिल्कुल ऊंट लगने लगा। राजा को इन बेसिर पैरों की बातों पर गुस्सा आने लगा, पर कहानीकार ने अपनी बात जारी रखी। उस चूजे का हाजमा बड़ा गजब का था। वो इतना अधिक खाता था कि हम भूखे रहने लगे। अंत में हमने उसे काम पर लगा दिया। पिताजी रोजाना उसे जंगल में ले जाते और उस पर जलाने की लकड़ियां लादकर ले आते। यहां तक कि हमारे मकान का आंगन लकड़ियों से भर गया और इस बीच चूजे की पीठ लकड़ियों से छिल गई। मेरे दादा को इसकी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी परदादी से इलाज पूछा। परदादी ने कहा कि अखरोट के बीज को चूजे की पीठ पर बांध दो। उन्होंने ऐसा ही किया और दूसरे ही दिन चूजे का घाव ठीक हो गया, पर उसकी पीठ पर अखरोट का पेड़ उगाया था। 3 दिन के बाद वो पेड़ बड़ा हो गया। चूजा जहां कहीं जाता वो पेड़ भी उसके साथ होता। हफ्ते भर में पेड़ पर अखरोट लगने लगे। हाल ये हो गया कि 1 दर्जन आदमी उन अखरोटों को तोड़ने वहां जमा करने में लग गए। पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर जब वो सुबह चढ़ते तो शाम तक ही उतर पाते। राजा ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। कहानीकार कहता गया, जब अखरोट चुनने का काम खत्म हुआ तो मैंने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाए, जिसमें पूरा दिन निकल गया। जब मैं वहां से जाने लगा तो देखता क्या हूं कि वो चूजा पेड़ की टहनियों पर बैठा है। मैंने जमीन से एक ढेला उठाया और उस पर दे मारा। वो ढेला ऊपर ऐसा गया कि नीचे आया ही नहीं। उसने फैलते फैलते सारे पेड़ की चोटी को घेर लिया। मैंने देखा कि पेड़ की चोटी पर कोई 40 एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार हो गई है। फिर दादा और मैंने उस जमीन में तिल के बीज बोए, लेकिन 1 महीने के बाद पता चला कि एक दाना भी नहीं उग सका। दादा ने मुझे और मेरे पिता को चोटी पर से तिल के सारे बीज निकालकर लाने को कहा। 1 घंटे के बाद हम दोनों बीज निकालकर ले आए, लेकिन बीज गिनने पर पता लगा कि एक बीज कम है। दोबारा उस बीज की तलाश में चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक नन्ही सी
चींटी बीज को खींचे लिए जा रही थी। मैंने बीज को पकड़ा, पर चींटी ने उसे नहीं छोड़ा। हम 3 साल तक लड़ते रहे। अंत में तिल के दाने के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से इतना तेल निकला कि बहते तेल का दरिया बन गया और किसान उसमें नौका चलाने लगे। सहसा एक तूफान आया। मैं और पिताजी दादा के दांत के सुराख में घुस गए। कोई 30 वर्ष कम 50 दिन वो तूफान जारी रहा। अंत में हमने दांत से बाहर झांका तो धूप निकली हुई थी और हम हवा में लटके हुए थे। कुशलता ये हुई कि पिताजी अपने साथ एक रस्सी लाए थे। हमने उसे पकड़कर उतरना शुरू किया और घर पहुंच गए। कहानी खत्म होने पर राजा ने राहत की सांस ली और कहानीकार से पूछा, तुमने शानदार कहानी सुनाई, अब बताओ कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। कहानीकार बोला, महाराज ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। अगर ये कहानी सच्ची है तो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें ऐसी कहानी सुनानी है जिसका एक भी वाक्य सच्चा ना हो। राजा ने कहा। कहानीकार हंस पड़ा, महाराज मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मैंने जो कुछ कहा है वो भी आपके आदेश के आधार पर झूठ साबित करने के लिए ही कहा है। राजा खुश हो गया। उसने कहानीकार को अशफियों से बालाबाल कर विदा किया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, किस्सा 2 ठगों का। बहुत समय पहले की बात है। बनारस और अयोध्या में 2 मशहूर ठग रहते थे। एक का नाम था राकेश और दूसरे का सोहन। राकेश बनारस का रहने वाला और सोहन अयोध्या के लोगों को ठगता था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वैसे दोनों ही ठगी में माहिर और लालची इंसान थे। इनके किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार की बात है, हरिद्वार में कचौड़ीमल सेठ की मृत्यु हो गई और उसकी सारी जायदाद उसके पोते अवनीश चौधरी को मिली। यह खबर राकेश ने भी सुनी और सोहन के कानों तक भी पहुंची। दोनों ने अपना अपना सामान बांधा और निकल पड़े हरिद्वार अवनीश चौधरी को ठगने। दोनों की रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई और कुछ ही देरों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में राकेश ने सोहन से कहा, क्यों ना अवनीश चौधरी को ठगा जाए। राकेश, जो खुद भी इसी काम के लिए आया था, झट से मान गया। फिर क्या था, दोनों ने उसी रात ठगी का उपाय सोचना शुरू कर दिया। दोनों के बीच यह तय हुआ कि जो पैसा मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। अगले दिन राकेश निकल पड़ा अपने मिशन पर और भेष बदलकर पहुंच गया अवनीश चौधरी के पास। वहां जाकर बोला, बेटा, तुम्हारे दादाजी ने एक बार मुझसे व्यापार के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे और वही रुपए आज मैं तुमसे लेने आया हूं। इस पर अवनीश ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं। यह सुनकर राकेश झट से बोला, तो चलो अपने दादा की समाधि के पास, उन्हीं से पूछ लेना। वहां पहुंचकर राकेश ने समाधि से यह सवाल किया तो पीछे से आवाज आई, हां बेटा, ये आदमी सच बोल रहा है। इसके रुपए लौटा दो, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यह आवाज भी समाधि के पीछे छिपकर बैठे सोहन की थी। समाधि को बोलते देख अवनीश चौधरी घबरा गया और फौरन घर आकर राकेश को 1 लाख रुपए दे दिए। इतने सारे रुपए देख राकेश को लालच आ गया। उसने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, तो फिर आधा हिस्सा सोहन को क्यों दूं? बैठा रहने दो सोहन को वहीं समाधि के पीछे। ये सोचकर राकेश चुपचाप बनारस वापस आ गया। घर पहुंचकर राकेश ने सारा रुपया चूल्हे के नीचे दबा दिया और अपनी पत्नी रानी से बोला, अगर कोई अनजान व्यक्ति मुझसे मिलने आए तो कह देना कि मैं मर गया। उसके बाद वो घने जंगल में एक अंधेरे कुएं में जाकर छिप गया। उसकी पत्नी रानी रोज सुबह शाम उसे खाना देने आती। इधर सोहन को जैसे ही राकेश की ठगी का एहसास हुआ तो वो तुरंत
राकेश के घर बनारस के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो रानी उसके सामने रो रो कर कहने लगे, उन्हें मरे तो 3-4 महीने हो गए हैं। सोहन भाप गया कि रानी झूठ बोल रही है और उसने भी रोने का नाटक शुरू कर दिया। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सोहन राकेश के घर से जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। इस बीच वो ये भी जान गया कि रानी सुबह शाम कहीं खाना लेकर जाती है। एक शाम सोहन रानी का पीछा करते हुए कुएं के पास पहुंच गया। अगले दिन जब रानी खरीदारी करने बाजार गई तो सोहन खाना लेकर पहुंच गया राकेश के पास और आवाज बदलकर बोला, सुनते हो जी, आपका दोस्त घर में कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। घर में कुछ छिपा रखा है क्या? कुएं में से राकेश की आवाज आई, तू चिंता न कर, लेकिन इतना ध्यान रखना कि चूल्हे के पास न जाए। सोहन ने इतना सुना और खुशी से उछल पड़ा। घर आते ही उसने चूल्हे के आसपास की जमीन खोदी और सारा धन लेकर वहां से भाग गया। जब रानी खाना लेकर राकेश के पास गई तो वो बोला, क्या बात है, आज 2-2 बार खाना लेकर आ गई? इस पर रानी ने कहा, मैं तो पहली बार खाना लाई हूं, अब क्या था? राकेश सब समझ गया और घर की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह राकेश सोहन के घर के लिए चल पड़ा। वहां पर बहुत भीड़ जमा थी। उसने अंदर जाकर देखा कि सोहन कफन ओढ़े लेटा था। राकेश ने भी रोने का नाटक शुरू कर दिया और जोर जोर से कहने लगा, मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। ये कहकर वो गिर गया। लोग दोनों की लाश कब्रिस्तान की ओर ले जाने लगे। तभी अचानक वहां डाकू आ गए। डर के मारे सारे लोग लाशें वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। कफन के नीचे लेटे राकेश और सोहन को भी डर महसूस हुआ तो दोनों खड़े हो गए। अपनी लूट का माल वहीं छोड़ डाकू भूत भूत कहकर दौड़ पड़े। दोनों खूब हंसे और चोरी का माल व 1 लाख रुपए बराबर बांटकर अपने अपने घर लौट आए। आइए सुनते हैं आज की कहानी, धोखे की सजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गंगाधर नाम का मक्कार बनिया रहता था। उसे झूठा अभिमान करने, दूसरों को धोखा देने तथा उन्हें कष्ट में देखकर खुश होने की बुरी आदत थी। वो प्राय ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे लोगों को दुख होता था। गांव के लोग बहुत भोले थे। वे गंगाधर के झांसे में आकर अक्सर मुसीबत में फंस जाते थे। जब मुसीबत में होते तो वो उनके साथ झूठी सहानुभूति जताकर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता रहता था। एक बार गंगाधर राजधानी में गया और काफी दिन बाद लौटकर गांव आया। राजधानी में जमीन का एक सौदा करके उसने काफी धन कमाया था। उसने गांव के लोगों को रुपयों की पोटली दिखाकर कहा कि इतना धन वो राज दरबार में कुत्ते बेचकर लाया है। अगर तुम लोगों में से कोई राजा के दरबार में अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जा सके तो राजा तुम्हें काफी धन और सोना दे सकता है। गंगाधर की इस बात को कुछ लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में धन कमाने की लालसा जाग गई। दीनू नाम के गरीब किसान ने तो ये निश्चय कर लिया कि वो इधर उधर से अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर दरबार में अवश्य बेचेगा और अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास करेगा। किंतु समस्या ये थी कि दीनू के पास इतना भी धन नहीं था कि वो 20-25 कुत्ते खरीद सके। कुत्तों के जरिए धन कमाने की बात जब दीनू ने अपनी घरवाली को बताई तो उसने सुझाया कि उन्हें अपने खेत के बैलों की जोड़ी को बेचकर कुत्ते खरीद लेने चाहिए। दीनू ने ऐसा ही किया। उसने अपने बैलों की जोड़ी, जिसकी परवरिश भी वो मुश्किल से कर पा रहा था, बेच दी और उससे जो पैसे मिले उससे 25 कुत्ते खरीदकर उन्हें बेचने के लिए राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबारों ने दीनू को राजमहल के रास्ते में ही रोक लिया। उसे बताया कि यहां कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। दीनू को ये जानकर घोर निराशा हुई। उसने राजा के लोगों से कहा कि मैंने अपने खेत के बैलों की जोड़ी बेचकर कुत्ते खरीदे थे। अगर मेरे कुत्ते नहीं बिके
तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु उसकी मजबूरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर दीनू ने अपने कुत्तों को महल के सामने एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया तथा स्वयं जोर जोर से रोने लगा। शाम तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। संयोग से शाम के समय राजा छत पर घूमने निकला तो उसने दीनू को रोते देख लिया और उसे महल में बुला भेजा। दीनू ने रोते हुए कहा, महाराज, रूपगढ़ गांव के बनिए गंगाधर ने मुझसे कहा था कि आप मेरे कुत्तों को खरीदकर काफी धन तथा सोना देंगे। अतः मैंने अपने बैलों की जोड़ी बेचकर कुत्ते खरीद लिए और आपके दरबार तक ले आया। राजा चतुर और दयालु था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि गंगाधर नाम का कोई व्यक्ति मक्कार है। उसने भोले भाले दीनू के साथ धोखा करके उसे मुसीबत में डाल दिया है। अतः दीनू को सांत्वना देते हुए राजा ने कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे कुत्ते अवश्य खरीदेंगे। राजा ने दीनू के सभी कुत्ते खरीदकर उसे ढेर सारा धन और सोना दिला दिया। दीनू खुश होता हुआ गांव लौट आया और सबसे पहले उसने गंगाधर को ही इसकी सूचना दी। बोला, भाई जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझे कुत्ते बेचकर धन कमाने की युक्ति बताई। देखो, राजा ने मुझे कितना सारा धन और सोना दिया है। दीनू के पास इतना धन और सोना देखकर गंगाधर के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने तो इसे धोखा देने और बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कहा था। ये तो कुत्ते बेचकर सचमुच खुशहाल हो गया। इससे पहले के लोगों को इसकी जानकारी हो, मुझे कुत्ते बेचने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाना चाहिए। गंगाधर ने मुंह देखी खुशी जाहिर करके दीनू को विदा किया। अपनी संपत्ति को कई गुना करने के चक्कर में गंगाधर ने 2 ही दिनों में अपनी जमीन, जायदाद, सोना चांदी और दूसरा सामान बेचकर नकदी प्राप्त की और उसने सैकड़ों कुत्ते खरीद लिए। कुत्तों की संभाल के लिए भाड़े के कुछ मजदूर साथ लिए और उन्हें बेचने के लिए राजमहल पहुंच गया। दरबारों ने उसे भी राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया और बताया कि यहां कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। गंगाधर विशेष रूप से उत्साहित तो था ही। कुत्ते न खरीदने की बात और अंदर जाने से रोकने के मसले को लेकर वो दरबारों पर चीखने चिल्लाने लगा। उसने कई राहगीरों को भी इकट्ठा कर लिया। भीड़ देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे। राजमहल के सामने भारी शोरगुल होने लगा। अतः राजा भी छत पर आ गया। राजा ने मामले की जानकारी करके गंगाधर को महल में बुला भेजा। गंगाधर ने प्रार्थना की, महाराज, मैं आपकी सेवा में खरीद हेतु विभिन्न प्रकार के सैकड़ों कुत्ते लाया हूं। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी जरूरत के कुत्ते तो हम पहले ही खरीद चुके हैं, इसलिए अब तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। गंगाधर राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु उसकी मंशा पहचान कर राजा ने एक न सुनी। मजबूरन उसे कुत्तों के साथ मुंह लटकाकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। अपनी मजदूरी नहीं मिलने के कारण उसके साथी भी कुत्तों को छोड़कर भाग गए। उसके कुत्ते भी रास्ते में जंगलों में भाग छूटे। गंगाधर का धन कमाने का सपना टूटकर बिखर गया। रास्ते में अकेले चलते हुए उसने सोचा, अपने धन को कई गुना करने की फिराक में मेरा अपना धन भी गया। दूसरों के साथ धोखा करने के कारण मुझे ये सजा मिली है। मुझे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करके अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। उसने संकल्प लिया कि भविष्य में वो किसी को परेशान नहीं करेगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, उजाला फैल गया। बहुत दिनों की बात है, जब पृथ्वी का निर्माण हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था। उन दिनों यहाँ की सभी वस्तुएं सुप्त अवस्था में थी। तब न तो सूर्य का प्रकाश ही इतना तीव्र था और न चांद तारे ही रोशनी देते थे। सारे संसार पर बहुत हल्की सी रोशनी छाई रहती थी। इसी कारण इस पृथ्वी पर इतनी सीलन और ठंड थी कि हर प्राणी
बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था। धरती के सारे जीव बहुत दुखी थे और अंधेरे तथा ठंड से परेशान हो चुके थे। उस समय पृथ्वी पर एक कौवा भी रहता था। वो अंधेरे की वजह से बहुत दुखी रहता था और कहीं भी आ जा नहीं सकता था। उसका मन चाहता था कि चारों तरफ खूब तेज प्रकाश हो, वो दूर दूर तक उड़ान भरा करे, पर बेचारा लाचार था। प्रकाश तो वहां कहीं भी नहीं था। वो जानता था कि उसकी बहन मुर्गाबी के पास एक छोटा सा बक्सा है। उसने सारा प्रकाश उसी छोटे से बक्से में बंद कर रखा है। वो उसकी बड़ी सावधानी के साथ देखभाल किया करती थी। एक क्षण के लिए भी उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। यही नहीं, वो उसे अपने पंखों में इस तरह छिपाए रखती थी कि उसे कोई देख भी नहीं सकता था। मुर्गाबी को हर पल हर क्षण अपने उस छोटे से बक्से की चिंता लगी रहती थी। कोई ने कई बार उससे बक्सा दिखलाने को कहा, पर उसने हर बार कोई न कोई बहाना करके उसकी बात को टाल दिया था। कोई को जब इतने अंधेरे में रहना असहाय महसूस होने लगा तो उसने एक दिन धोखे से बक्सा लेने का फैसला किया। वो कई दिनों तक मुर्गाबी से बक्सा लेने की तरकीब सोचता रहा, लेकिन खूब सोचने के बाद भी उसके दिमाग में कोई तरकीब न आई। इसके बावजूद एक दिन शाम को अचानक ही वो उसके घर जा पहुंचा। मुर्गाबी आराम से एक तालाब के किनारे बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थी। कोई को अचानक ही आया देखकर उसे कुछ अचरज तो अवश्य हुआ, पर उसने किसी तरह का अचरज जाहिर न करते हुए पूछा, कहो भैया, आज इधर की राह कैसे भूल गए? कौआ उसके निकट बैठ गया और बड़े ही मीठे स्वर में बोला, मुर्गाबी बहन, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन करने की सोच रहा था, पर सोचता था कि मेरे आने से तुम्हारे आराम में बाधा पड़ेगी, इसलिए आने की हिम्मत नहीं होती थी। पर आज जब मन नहीं माना तो तुम्हारे दर्शन करने आ ही गया। कहो, तुम कुशल से तो हो ना? ऐसी चापलूसी भरी बातें सुनकर मुर्गाबी की छाती गर्व से फूल गई। उसने कहा, हाँ हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हूं। मैं भी दरअसल तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि इतने दिन गुजर गए, मेरा भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। खैर, पहले तुम आराम से बैठकर भोजन करो। मुर्गाबी ने बड़े अपनेपन से उसे भोजन कराया। भोजन करने के बाद कौवा बोला, आज तो मैं स्वाद स्वाद में इतना खाना खा गया कि ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। चलो थोड़ी दूर चलकर घूम ही आए, इससे खाना भी हजम हो जाएगा और सैर भी हो जाएगी। मुर्गाबी ने घूमना स्वीकार कर लिया। कौवा उसे लेकर जंगल में ऐसी जगह की तरफ चला जहां बहुत से कांटे बिखरे हुए थे और बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। दरअसल प्रकाश देखने की उसके मन में एकाएक ही एक तरकीब आ गई थी। उसने सोचा था कि गहरे अंधेरे में जाकर वो पांव में कांटा चुभने का बहाना करेगा, फिर उसे निकालने के बहाने मुर्गाबी से प्रकाश दिखाने की प्रार्थना करेगा। परंतु हुआ इसका उल्टा ही। वे दोनों जब जंगल में घूम रहे थे तो अचानक ही एक कांटा मुर्गाबी के पांव में घुस गया। मुर्गाबी ने दर्द से चिल्लाकर कहा, ओह मैं मरी, कौवा भैया मेरी सहायता करो। कौवे ने पूछा, मुर्गाबी बहन क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? दर्द से तड़पते हुए मुर्गाबी ने कहा, मेरे पांव में कांटा चुभ गया है, मैं दर्द के मारे मरी जा रही हूं, मेरी मदद करो भैया। कौवे के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि प्रकाश देखने का ये अच्छा अवसर है। अगले ही क्षण दुख प्रकट करते हुए उसने कहा, कांटे से तो तुम्हें वास्तव में ही बहुत दर्द हो रहा होगा, दिखाओ कहाँ लगा है कांटा, मैं उसे अभी निकाल देता हूं। मुर्गाबी ने कौवे को कांटा दिखाया, पर वहां इतना अंधेरा था कि उसे वो दिखाई ही नहीं दिया। थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, मगर कौवे ने जानबूझकर कहा, अरे मुर्गाबी बहन, मुझे कांटा दिखाई नहीं दे रहा, तुम अपना बक्सा खोलकर थोड़ी रोशनी करो ताकि उसके प्रकाश में मैं कांटा निकाल सकूं।
दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुर्गावी ने अपना बक्सा निकाला और धीरे से उसका थोड़ा सा ढक्कन खोल दिया। परंतु वो प्रकाश इतना थोड़ा था कि कौआ उसमें भी कांटा नहीं देख सका। दरअसल देख तो उसे सब कुछ रहा था, परंतु इस बार भी उसने बहाना किया। उसने कहा, प्रकाश और ज्यादा करो, अभी तो मुझे कांटा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हुए चालाकी से उसने मुर्गावी के पांव में कांटा और अंदर घुसा दिया। अब तो मुर्गावी और तीव्रता से चीख उठी, ये कांटा जल्दी बाहर निकालो, मेरी तो दर्द के मारे जाने निकली जा रही है। परंतु कौआ टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें कांटा निकलवाना है तो इस बक्से का ढक्कन और ज्यादा खोलना पड़ेगा। ढक्कन खुलने पर ही यहाँ प्रकाश फैलेगा और तभी मैं आसानी से कांटा निकाल पाऊंगा। इस बार उसने कांटे को थोड़ा और अंदर घुसा दिया। अंत में बेबस होकर मुर्गावी ने पूरी तरह अपने बक्से का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खुलते ही चारों तरफ तीव्र प्रकाश फैल गया। तब कौए ने बड़ी सरलता से मुर्गावी के पांव का कांटा निकाल दिया। कांटा निकालने के बाद मुर्गावी ने सारे प्रकाश को फिर अपने बक्से में बंद करना चाहा, परंतु प्रकाश इतना फैल गया था कि वो फिर से उसे बंद नहीं कर सकी। इस प्रकाश को देखते ही कौआ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब इस प्रकाश को समेटना बहुत कठिन है मुर्गावी बहन, अब ये पूरे संसार में फैल चुका है। तुम भी अब इसका लालच छोड़ दो और पूरे संसार को इसका आनंद लेने दो। इस प्रकार पूरे संसार में प्रकाश फैल गया। आइए सुनते हैं आज की कहानी सलीका। एक किसान था, उसके खेत में अनाज नहीं हुआ था। राजा को कर देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। उसने सोचा कि राजा से मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे कर माफ कर दें। वो राजा से मिलने गया। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो, मेरे पास किस लिए आए हो? बहुत ही विनम्रता पूर्वक किसान बोला, महाराज, मैं विधवा हो गया हूं। राजा जोर से हंस पड़ा, पूछा, तुम विधवा हो गए हो, इसका क्या मतलब? किसान ने कहा, आपके पिता मर जाएं तो आपकी मां विधवा हो जाएगी ना, उसी तरह। ये उत्तर सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने किसान को कारागार में डलवा दिया। उसका अपराध था अशुभ वचन कहना। किसान के घर वालों को ये बात मालूम हुई। किसान का बड़ा भाई बोला, छोटा भाई मूर्ख है, राजा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसे बात कहने का सलीका नहीं आता, मैं उसे छुड़वा लाता हूं। बड़ा भाई राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो, मेरे पास किस लिए आए हो? किसान का बड़ा बेटा बोला, महाराज, मेरे छोटे भाई को आपने कारागार में बंद करवा रखा है। वो तो मूर्ख है, उसे बोलने का सलीका नहीं मालूम है। ऐसे मूर्ख को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को सजा देने वाला भी मूर्ख समझा जाता है। राजा को इस भाई की बात पर गुस्सा आ गया। इसने मुझे मूर्ख कहा, उसे भी कारागार में बंद करवा दिया। उसका अपराध था, उसने राजा को मूर्ख कहा था। बड़े भाई का पुत्र बोला, मेरे पिताजी और चाचा जी को बोलना नहीं आया, राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं जाकर दोनों को छुड़वा लाता हूं। और उस किसान के भाई का पुत्र राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्यों आए हो? बेटे ने बड़ी विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, महाराज, मेरे चाचा जी और पिताजी आपके कारागार में बंद है, उन्हें बात करने का सलीका नहीं आता। जैसा आदमी हो वैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि राजा, बाजा और बंदर चढ़ाने से चढ़ते हैं, ये बात वे भूल गए। इस बार फिर राजा को गुस्सा आ गया। इस लड़के ने राजा की तुलना बंदर से कर दी। लड़के को भी कारागार में बंद कर देने की आज्ञा राजा के सिपाहियों को दी। अब सारा गांव जमा हुआ। मुखिया ने कहा, उन मूर्खों को राजा ने कारागार में बंद करवा दिया है। अब हम राजा से प्रार्थना करें कि उन मूर्खों को छोड़ दें। गांव के लोग तैयार हुए। गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वो समझ गए कि गांव के सारे लोग वही मूर्खता करेंगे और उन सब को राजा कारागार में बंद करवा देंगे।
साधु महात्मा ने गांव वालों को समझाया कि आप राजा के पास न जाएं। मैं राजा को समझाकर सबको छुड़वा लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी लोग कारागार में बंद हो जाएं। और साधु महात्मा राजा के पास गए। राजा ने पूछा, कैसे पधारे महाराज? साधु ने कहा, महाराज, हमारे गांव के 3 किसान आपके कारागार में बंद है। ऐसी मूर्खता करने वालों को मौत की सजा दी गई होती तो भी कम समझी जाती, लेकिन राजा प्रजा का पालक माना जाता है। प्रजा बालक के समान होती है। बालक बहुत बार मूर्खता करता है, तब बड़े उन्हें प्रेम से समझाते हैं, एक आध थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन घर से नहीं निकाल देते। उन तीनों को अपनी भूल का थप्पड़ लग गया है। आप बड़े हैं, वे तीनों मूर्ख बालक के समान हैं। तीनों को आप छोड़ दें, यही आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। राजा को बात उचित लगी और उसने तीनों को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। साधु महात्मा का सत्कार किया और भेंट देकर विदा किया। सच है, बात करने का भी एक सलीका होता है।